हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूं आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स लेकर के, यानी कि 9 मई 2020 की करंट अफेयर्स लेकर के। और आपको मैं बता देती हूं कि इस पूरी की पूरी करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाके। आप उस चैनल पे जा करके उस लिंक के थ्रू आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे डेली मिलने वाली इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एंड आज मुझे कई लोगों की सिफारिश हुई या कई लोगों ने मुझसे बोला कि मैम आप अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं स्पीड को कम करके आपको पढ़ा सकूं आपकी आज की क्लास में। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आंसर क्या है। मैं उसके लिए आपको 2 सेकंड का समय दूंगी ताकि आप लोग इसका आंसर कर सकें। सो भाई देखिए, आपको इसके साथ साथ में मैं बता देती हूँ कि जो मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, आप उन स्पेशल क्लासेस को भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। और ये मेरी स्पेशल क्लासेस का रिचुअल है कि मेरी क्लासेस रोज दोपहर में मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में 2 से 3 पे आती है। इसमें मैं बेसिकली अभी क्या कर रही हूँ, साइंस पढ़ा रही हूँ, साइंस के एमसीक्यू सॉल्व करवा रही हूँ। आपके द्वारा जो भी रिकमेंडेशन मुझे दिया जाता है वो भी मैं यहाँ पे कराती हूँ, कवर कराती हूँ। खैर, अगर आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलता मेरी स्पेशल क्लासेस का, तो आप एक और काम कर सकते हो। आप अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन में जा करके मुझे फॉलो कर सकते हो। आप जैसे ही मुझे फॉलो करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही स्टार्ट होगी मेरी क्लास। तो इस चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि मेरी स्पेशल क्लास के साथ साथ में जो आपके प्लस कोर्सेज हैं या आपके जो रेगुलर कोर्सेज हैं जिनमें मैं डिटेल्ड स्टडी कराती हूँ, तो उनमें भी आप एनरोल कराने के लिए यूज कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड खुशबू लाइव, विच इज KHUSHBOOLIVE। तो इसको आप यूज करेंगे। आपको मैं बता देती हूँ कि ये पूरा का पूरा जो कोर्स है आपके कुछ पैकेजेस में बाइफिकेट है। लाइक हमारा 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का एंड 24 मंथ्स का पैकेज है। इसमें अगर आप 12 मंथ का पैकेज यूज करोगे तो आपको ये 6300 का पड़ेगा। रेट इसके 7000 के हैं, बट अगर आप यूज करते हैं मेरा रेफरल कोड खुशबू लाइव, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही कोर्स आपको 6300 का पड़ जाएगा। सो अगेन मैं फिर से बोलती हूँ कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड में आप घर में रह करके बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं, अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं विद दिस करंट अफेयर्स ऑल्सो। सो आते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका पहला प्रश्न। और आपका पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के विभाग ने देखो अपना देश लोगो डिजाइन किया है या की प्रतियोगिता शुरू की है। मैं इसका आंसर नहीं देने वाली हूं, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगी। आप इसने अपना आंसर जो है इसके अपने आप से ही डिसाइड कर लोगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, पर्यटन मंत्रालय ने, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने या विदेश मंत्रालय ने। आई होप कि आप लोग इसका आंसर दे रहे होंगे। खैर, मैं आपको इसके बारे में तब तक कंटेंट बताती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि देखो अपना देश का जो लोगो है ये डिजाइन करने की जो प्रतियोगिता शुरू करी है वो करी है आपके पर्यटन मंत्रालय ने। तो आप देखिए भाई, पर्यटन मंत्रालय इसका आंसर हो गया। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता माई ग्लोव प्लेटफॉर्म फॉर्म पर शुरू करी है। देन आपको बताती हूं कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार इस अभियान के लिए देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के माध्यम से देश के नागरिकों से रचनात्मक विचारों के आधार पर देखो अपना देश के लिए लोगो विकसित करके एक विशिष्ट ब्रांड की पहचान की तलाश में है। देखो अपना देश लोगो प्रतियोगिता जीतने वाले व्यक्ति को भारत में उनके रहने के स्थान से पूरे भारत में किसी भी गंतव्य के लिए 2 लोगों के लिए 6 दिन व 5 रातों के सभी भुगतान जो होंगे वो फ्री आपके किए गए हॉलिडे पैकेज प्राप्त होंगे। हवाई जहाज से इकोनॉमी क्लास या ट्रेन से 2 टियर एसी यात्रा की जा सकेगी। आपको बता दूं कि इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करना और बढ़ावा देना है, जिसमें कम ज्ञात गंतव्य और लोकप्रिय स्थलों से के कम ज्ञात होने के पहलू को बताना शामिल है। तो सिंपल सी बात है कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी हैं। मे बी आपने एक्सप्लोर नहीं करी हो और आप उनको ढूंढना या उनको घूमना चाहते हो, या आप चाहते हो या हमारा मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय ये चाहता है उस एरिया से, उस स्थान से अवचित कराने के लिए या आपका अवेयर कराने के लिए सारे के सारे पर्यटन करने वाले लोगों को या पर्यटन इच्छुक लोगों को। सो उसके लिए आपको एक लोगो डिजाइन करना होगा। सो ये आप भी हो सकते हैं, एक अच्छा सा लोगो डिजाइन कर सकते हैं हमारे इंडिया के लिए और हमारे पर्यटन विभाग के लिए। सो आपको ये तो पता ही चल गया कि देखो अपना जो प्रतियोगिता है ये क्यों स्टार्ट करी गई है। खैर, देखो अपना देश के बारे में भी मैं कुछ बता देती हूँ। देखो अपना देश पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है
जिसे 24 जनवरी 2020 को ओडिशा के कोणार्क में केंद्रीय पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने माई गो मंच पर एक समारोह के दौरान लॉन्च किया था। बहुत पुराना है। पर्यटन मंत्रालय की यह पहल 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से की गई माननीय प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 तक कम से कम 15 स्थलों की यात्रा करने के लिए कहा गया है। भारत में इसका उद्देश्य पर्यटकों की रुचि और पर्यटन की रफ्तार को बढ़ाना है, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद मिल सके। और इसके साथ साथ में आप बोल सकते हो कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ में जो आपका स्थानीय कल्चर होता है, संस्कृति होता है, वो भी कई लोगों के संपर्क में आता है। आपको इन्हीं एग्जामिनेशंस के लिए उनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस फील कर सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। खैर, आपका पर्यटन मंत्रालय जो है, इसके बारे में बता देती हूँ। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जो भारत में पर्यटन के विकास और संवर्धन से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च आपका क्या है, निकाय है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को। देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सो भाई, इसके बारे में तो सभी लोग ने सुना होगा। Which among the following state has been become the first state in the country to provide a midday meal ration? ठीक है, ये आपका प्रश्न है, मुझे इसका आंसर पता है बट मैं आंसर नहीं करूंगी। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है या गुजरात है। खैर, आप इससे देख के बताइए, आप सोचिए, तब तक मैं इसका कंटेंट बताती हूँ कि केंद्र सरकार ने इस बात की सराहना की कि मध्य प्रदेश, ठीक है, तो आपका आंसर पता चल गया आपको, क्या है, आपका मध्य प्रदेश है। और ये क्विज में भी पूछा गया था। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस तरीके के प्रश्न डेली टू डेली बेसिस पे मिलते ही रहेंगे। केंद्र सरकार ने इस बात की सराहना की कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मध्याह्न भोजन राशन प्रदान किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी आपकी प्रोवाइड दी गई। कोरोना संकट के बीच प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के कुल 66,67,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खातों में राज्य सरकार के द्वारा 117 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित करी गई है, यानी कि ट्रांसफर करी गई है। इसके अलावा डोर टू डोर मिड डे मील योजना के तहत 56,87,000 बच्चों को राशन भी प्रदान किया गया है। सो आपको अवेयर करा देती हूँ मैं इस चीज़ से कि भारत में जो मध्याह्न भोजन योजना थी या जो मिड डे मील प्रोजेक्ट था, इसका मेन पर्पस यही था कि बच्चों को शिक्षित तो कराना एक अलग की बात रही, बट उसके साथ साथ में उनके पास में, जिन बच्चों के पास में खाने के लिए एक समय का खाना नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में खाना भी प्रोवाइड करना, ये हमारे जो मिड डे मील प्रोजेक्ट था, ये योजना थी, उसका क्या था, एक बेसिक ऑब्जेक्टिव था, एम था। तो साइमल्टेनियसली वी हैव डन टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, लाइक हमने उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करी और उसके साथ साथ में हमने उनको क्या किया, हमने उनको भोजन भी प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से उनका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा, बच्चों का प्रॉपर तरीके से विकास हो पाएगा। खैर, आपको बता देती हूँ कि अतिरिक्त सचिव ने यह भी बताया कि खाद्य सुरक्षा भत्ते की राशि को बच्चों के माता पिता के बैंक खातों में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 29 मार्च 2020 को NIC यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था। यह राशि सभी अभिभावकों को दी गई थी। चूंकि अप्रैल 2020 के महीने में स्कूलों को बंद कर दिया गया था, इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से पंचायतों के प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों ने बच्चों के घर पर मध्याह्न भोजन का जो राशन है उसको पहुंचाया था। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा काम है जो किया गया है MP गवर्नमेंट के द्वारा। MP गवर्नमेंट के बारे में ये सारी की सारी डिटेल्स है जो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। आप इनको देख सकते हैं कि आपकी राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है, राष्ट्रीय पक्षी सुल्ताना बुलबुल है, पशु बारहसिंगा है, राजकीय पुष्प सफेद लिली है, राजकीय वृक्ष बरगद है, फल आपका आम है और लोक नृत्य आपका राई है। खैर, आ जाते हैं, बात कर लेते हैं थर्ड प्रश्न की। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विभाग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है। यह यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया है या आपके आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका कमेंट करिए। टिल देन मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समय मिल जाए इस क्वेश्चन का आंसर अपने अकॉर्डिंग लगाने के लिए। खैर, अगर मैं नाना नानी और सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की बात करूं, तो यह जो अभियान है 5 मई 2020 को भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान नीति आयोग ने
पिरामल फाउंडेशन यानी कि पिरामल ग्रुप की परोपकारी शाखा के साथ मिलकर वस्तुतः सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई हो सके। तो आपको पता चल गया कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। आपका आंसर क्लियर। देन आगे और भी चीजें पढ़ लेते हैं। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित है। इस अभियान के तहत असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी 25 जिलों में 2.9 मिलियन से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जाएगा। तो ये जो स्टेट्स के नाम है इनको याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान के तहत किन राज्यों को समाहित किया गया है, या निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसको समाहित नहीं किया गया है। आपने याद रखना है असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इसके आंसर हैं। देन आपको बता दूं कि इन आकांक्षात्मक जिलों में अभियान व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करेगा, सेवाओं की पहुंच में सुधार करेगा, एक प्रारंभिक चरण में कोविड-19 के लक्षणों का पता लगाने और उन पर नजर भी रखेगा। थिंक टैंक ने ट्विटर पर हैशटैग अपनों का ध्यान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता को भी पैदा करना है। खैर, आपको नीति आयोग के बारे में बता देती हूं कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपके अमिताभ कांत हैं। ये इसका लोगो है, आप देख सकते हैं। खैर लोगो तो नहीं, सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आपसे बोला जा रहा है कि विश्व थैलीसीमिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 7 को, 6 को, 9 को या 8 मई को। ठीक है, आपका इसको इंग्लिश में भी आप थैलीसीमिया, वर्ल्ड थैलीसीमिया डे ही बोलेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, टिल देन आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। देखिए भाई, प्रतिवर्ष 8 मई को, तो आपका आंसर आपको पता चल गया कि 8 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व स्तर पर विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन थैलीसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 2020 कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से मनाया गया। खैर, आपको बता देती हूँ कि विश्व थैलीसीमिया दिवस 2020 का जो विषय है ये इंपॉर्टेंट है, आपको थीम हमेशा याद रखनी है। द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलीसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। इतना बड़ा नहीं याद करने को पड़ेगा, खैर आप मत याद करिएगा इसका, मैं बता दे रही हूँ कि आप थोड़ी सी नॉलेज में रखें इसको। विश्व थैलीसीमिया दिवस वर्ष 1994 से प्रति वर्ष मनाया जा रहा है। इसके अलावा इस दिन थैलीसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन TIF अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस के लिए कई विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। आपको बता दूं थैलीसीमिया के बारे में कि यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है, यानी कि हेरिटेड आपने ब्लड डिजीज है जो माता पिता से बच्चों में जाता है। थैलीसीमिया रोग कई प्रकार के होते हैं और इसका उपचार इसके प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। इस बीमारी में शरीर में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की क्षमता प्रभावित हो जाती है। देन आपको देख लिया है आपने कि थैलीसीमिया के ऊपर आपका क्या है, एक इमेज है। देन आपके नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं, लास्ट एट होम या लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। काफी सोच समझ के इस प्रश्न का उत्तर करिएगा कमेंट सेक्शन पे। मे बी मेरी स्पीड कम हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। आपको क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिनमें से पहले में बोला जा रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित किया गया था, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कुल 33 मिलियन नए विस्थापन दर्ज किए गए हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपके रिकॉर्ड किए गए हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही है? 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। पढ़ लेंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने हाल ही में लॉस्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की है। दिस इज रियली वेरी करेक्ट, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही है। देन आपको बोला जा रहा है कि रिपोर्ट कहती है कि 2019 में 33 मिलियन विस्थापन दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने 25 मिलियन प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप हुए हैं और 8.5 मिलियन संघर्ष और हिंसा के कारण थे। सो आपके दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। देन आपसे बोला जा रहा है कि 2019 में भारत में आंतरिक विस्थापन की कुल संख्या 5,37,000 थी, जिसमें से 5,18,000 प्राकृतिक आपदाओं और 19,000 संघर्ष और हिंसा के कारण थे। ये विश्व के स्तर पर था और यहाँ पे सिर्फ आपका भारत को दर्शाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं में संघर्ष और हिंसा की तुलना में अधिक विस्थापन हुए हैं। पूर्वी एशिया और प्रशांत ने
कुल वैश्विक विस्थापन का 39% हिस्सा लिया और 2019 में लगभग 10 मिलियन विस्थापन दर्ज किए और 9.5 मिलियन विस्थापन के साथ दक्षिण एशिया लगभग एक ही था। रिपोर्ट ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि वर्तमान परिदृश्य में अपने देश के भीतर पहले से कहीं अधिक बच्चे विस्थापित हैं। 2019 के अंत में अनुमानित है कि 46 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा से आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। सो यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी डिटेल है। खैर, मैं यूनिसेफ के बारे में आपको बता देती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष एक संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ 1946 में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष ICEF का उत्तराधिकारी है। यह 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित है, यानी कि गवर्न है। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किए है? हेमंत सोरेन ने, योगी आदित्यनाथ ने, अरविंद केजरीवाल ने या नीतीश कुमार ने? आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। नहीं पता है तो मैं डिटेल में जाके आपको बताऊंगी। तब तक मैं आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर अपना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 मई 2020 को प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया। भाई देख लीजिए, आंसर आपका बी हो गया। देन इसमें बोल क्या रहे हैं आपसे, आप ये भी देख सकते हो कि इस ऐप का उद्देश्य अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी नागरिकों को सहकारी योजना का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी एवं विशेषकर उनके कौशल के लायक भविष्य में नौकरी एवं आजीविका प्रदान करने में मदद करना है। इसके लिए ऐप के जरिए इन प्रवासी नागरिकों को डेटा संग्रह होगा। स्वास्थ्य या राजस्व विभाग ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से यह ऐप तैयार किया हुआ है। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आपस में सूचना का आदान प्रदान कर इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार एवं आजीविका के लिए नियोजन एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। इस ऐप के द्वारा आश्रय केंद्र में रुके हुए व्यक्तियों एवं किसी भी कारणवश अन्य प्रदेशों से सीधे अपने घरों को पहुंचने वाले प्रवासी व्यक्तियों को पूरा विवरण लिया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश में आने वाला कोई भी प्रवासी छूट ना पाए। ऐप में व्यक्ति की मूलभूत जानकारी जैसे कि उसका नाम, शैक्षिक योग्यता, अस्थायी और स्थायी पता, बैंक अकाउंट्स विवरण, कोविड-19 संबंधित स्क्रीनिंग की स्थिति, शैक्षिक योग्यता और अनुभव लिया जाएगा। इसमें 65 से भी ज़्यादा प्रकार के कौशल का विवरण एकत्र किया जाएगा। सो आप यहाँ पे ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनसेफ मास्क के बारे में सत्य है? एक IIT दिल्ली स्टार्टअप नैनो सेफ सॉल्यूशंस ने एक रोगाणु रोधी और धोने योग्य फेस मास्क एनसेफ लॉन्च किया है। इस मास्क को धोकर 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मास्क में 99.2% बैक्टीरियल निस्पंदन दक्षता है, यानी कि फिल्टरेशन की कैपेबिलिटी है। केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, केवल 1 सही है, 2 और 3 सही है और 1 और 3 सही है। तो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बताएंगे। IIT दिल्ली के एक स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशंस ने एक एंटी माइक्रोबियल और धोने योग्य फेस मास्क एनसेफ लॉन्च किया है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका क्या हुआ, सही हो गया। देन आपसे बोल रहे हैं कि इस मास्क को धोकर 50 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई सेकंड स्टेटमेंट जो था वो आपका गलत हो गया कि इसको 2 बार इस्तेमाल नहीं, भाई 50 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं कि 2 मास्क की कीमत 299 रुपये है, जबकि 4 मास्क की कीमत 598 रुपये है। सो यहाँ पे कीमत से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। आपको बोल रहे हैं इसमें क्या कि इस मास्क में 99.2% बैक्टीरियल निस्पंदन दक्षता है। यह अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटीरियल के मानकों के आधार पर श्वसन और स्प्लैश प्रतिरोधकता क्षमता वाला मास्क है। सो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है एंड तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो केवल 1 और 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। देन आगे बढ़ लेते हैं इसके बारे में। यह भारत में शुरू किया गया पहला कपड़ा आधारित रोगाणु रोधी फेस मास्क बनाया जाता है। एनसेफ मास्क एक अत्यधिक इंजीनियर्ड मास्क है जिसकी 3 परतें होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। मास्क की सबसे आंतरिक परत जो होती है वो हाइड्रोलिक है, जिसे इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि पहनने वाले को सांस लेने में आराम हो। वहीं बीच वाली परत रोगाणु रोधी गतिविधियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। सबसे बाहरी वाली जो परत है उसको पानी और तेल विकर्षण के लिए बनाया गया है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन के लिए बनाया गया। ठीक है। देन आपके नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि तोमान, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, कहाँ की प्रवासित राष्ट्रीय मुद्रा है? इराक की है, ईरान की है, चाइना की है या अफगानिस्तान की है? देखेंगे, इसका आंसर कर सकते हैं। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिएगा आंसर्स आपके। सो आपसे बोल रहे हैं कि अब तक ईरान की मुद्रा रियाल थी।
जिसे अब बदलकर तोमान कर दिया गया है। तो भैया ये ना जानने वाली बात है कि ईरान की मुद्रा क्या हो गई है, तोमान हो गई है। अब 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते मुद्रा में बड़ी गिरावट को रोकने के लिए ईरान ने यह बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में ईरान की संसद ने इस संबंध में पेश किए गए विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। ईरानी न्यूज एजेंसी ISAN की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय करेंसी से 4 शून्य हटाने के प्रस्ताव को संसद की ओर से मंजूरी दे दी गई है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बता दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान को करेंसी में बदलाव के लिए 2 साल का वक्त दिया जाएगा। दरअसल ईरान में करेंसी से 4 शून्य हटाने को लेकर 2008 से ही चर्चा चल रही थी, लेकिन 2018 के बाद यह मांग तेजी से बढ़ गई थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ में 2015 में हुई न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का फैसला लिया था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लाद दिए थे। इसके चलते ईरानी मुद्रा में 60% तक की गिरावट देखने को मिली थी। अतः इस चीज को हमें क्या देना पड़ा, अंतिम रूप देना पड़ा। खैर, ईरान के बारे में बता दे रही हूँ भाई। देखिए, ये आपका पूरा का पूरा ईरान का मैप है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे पर्शियन ईरानी गल्फ है आपकी, देन सऊदी अरब है, यहाँ पे इराक है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, टिग्रिस है एंड आपका यूरोफ्रेट्स है। देन इधर देख लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान की राजधानी तेहरान है। जनसंख्या ईरान की करीबन आपकी 8.18 करोड़ है। हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रीयता ईरानी है और ईरान दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने उत्तराखंड में धारचूला के साथ लिपुलेख दर्रा चीन सीमा को जोड़ने वाले 80 किलोमीटर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क लिंक का उद्घाटन किया है? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, योगी आदित्यनाथ ने, राजनाथ सिंह ने या सर्बानंद सोनोवाल ने? ठीक है, सो भाई इसके बारे में देखेंगे तो 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड के धारचूला के साथ लिपुलेख दर्रा चीन सीमा को जोड़ने के लिए 80 किलोमीटर की स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क लिंक का उद्घाटन किया है। उन्होंने पिथौरागढ़ से गूंज, दोनों उत्तराखंड के हैं, तक वाहनों के लिए एक काफिले को भी रवाना किया। सीमा सड़क संगठन BRO ने घाटी बाग से निकलने वाली सड़क का निर्माण किया है और यह लिपुलेख दर्रे पर समाप्त होता है, जो कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार भी है। आपको बता देती हूँ कि यह तिब्बत में कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों की मदद करेगा, क्योंकि यह लिपुलेख दर्रे से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। यह सड़क, जिसकी ऊंचाई 6000 से 17,060 फीट है, भारत और नेपाल के बीच काली नदी के किनारे, ठीक है, काली नदी के किनारे आपकी क्या करी गई है, बनाई गई है। इसका नाम आपके इंडिया में आकर के दूसरा हो जाता है। अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। खैर, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगी कमेंट्स में ही। आपको बता देती हूँ कि इस कनेक्टिविटी के साथ यात्रियों को अब पहले की तुलना में यात्रा करने में 6 दिन का कम समय लगेगा। एक हल्का वाहन 75 किलोमीटर सीमा से 5 किलोमीटर छोटा तक और 5 दिन की यात्रा 2 दिन तक हो जाएगी। खैर, आपका आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत कौन है? अक्षय कुमार है, अमिताभ बच्चन है, दिया मिर्जा है या सारा अली खान है? खैर, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, तब तक मैं आगे बढ़ लेती हूँ। देखिए भाई, दिया मिर्जा आंसर आपका पता चल गया, आपको सी है। भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत या राजदूत हैं। सद्भावना राजदूत के रूप में उनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक अभिवक्ता भी हैं। राजदूत के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान दिया ने बड़े अभियानों में से एक #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसने उच्चतम स्तर पर इस मुद्दे को उजागर करने में मदद की और 2022 तक भारत को एकल उपयोग प्लास्टिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक स्पष्ट आह्वान किया। दिया मिर्जा को 29 नवंबर 2017 को भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत को नियुक्त किया गया था। देन दिया मिर्जा, इनका जन्म 9 दिसंबर 1981 को एक भारतीय मॉडल के रूप में हुआ है। अभिनेत्री, निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता और ब्यूटी क्वीन भी हैं, जिन्होंने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता था। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत रहना है तेरे दिल में 2001 से की थी। सो ये उनके बारे में है।
उनके सद्भावना राजदूत की भूमिका के हिसाब से मैं बता दूं कि सद्भावना राजदूत संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर धन जुटाने, लोगों को साथ लाने जैसे जागरूकता पैदा करना आदि कार्य करते हैं। उनकी सेवा की अवधि 2 साल की होती है। यूएनईपी के तहत गुडविल एम्बेसडर का भुगतान नहीं किया जाता है, हालांकि उन्हें प्रति वर्ष 1 यूएसडी का प्रतीकात्मक भुगतान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें सभी यात्रा भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। खैर, आपको यूएनईपी के बारे में बता देती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अग्रणी पर्यावरण प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। कार्य निर्देशक इसके इंगर एंडरसन है। इसका गठन 5 जून 1972 को हुआ था, 47 साल पहले हुआ था। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में। एंड ये हैं अभिनेत्री आपकी दिया मिर्जा। आई होप कि आप सभी लोगों को इनके बारे में पता होगा। सो ये था आपका आज का। अब मैं इसके साथ में आपको बता देती हूँ कि वाई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। लाइक आप अपने घरों से स्टडी कर सकते हैं। एंड इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ही ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो मेरे पास में नए आए हैं। आप 17 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी कर सकते हैं। आपको अगर पता करना हो तो आप स्ट्रक्चर एंड स्पेशल क्लासेस में टीचर का वे ऑफ टीचिंग के थ्रू आप जान सकते हो कि उसको कितनी डेप्थ में नॉलेज है। एंड यू हैव ईएमआई ऑप्शन ऑल्सो। ईएमआई ऑप्शन के लिए आपके पास में क्रेडिट कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके क्या कर सकते हो, अपनी पेमेंट को कम समय में दे सकते हो। लाइक अगर आपके पास में अभी पैसे नहीं है तो आप बार बार करके दे सकते हैं। सो ये हैं आपके की फीचर्स अनअकैडमी के। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ गो अहेड, लाइक कर दीजिए हमारा चैनल एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।